एपिसोड 6 पेशकश मीरे कारवां। जब मैं बेदार हुआ तो पहर डल रही थी। झोंपड़े में कोई नहीं था। मैं उठकर बाहर आ गया। शोभा और मार्था झील के किनारे एक पत्थर पर बैठी हुई थी। मैंने इधर उधर देखा, धनु कहीं नजर नहीं आई। धनु कहाँ है? मैंने शोभा के करीब रुककर पूछा। बस्ती में कहीं घूम फिर रही होगी, शोभा ने जवाब दिया। आज उसने यहाँ कई लोगों को दोस्त बना लिया है। तुम्हारे सो जाने के बाद कोई कोंगा नाम की एक औरत यहाँ आई थी और वही धनु को अपने साथ ले गई। मैं भी उसे करीबी एक पत्थर पर बैठ गया। झील में बहुत दूर तक 2-3 कश्तियां तैर रही थी। ये बस्ती के माहीगिरों की कश्तियां थी। मछली भी कबीले वालों की खुराक का एक अहम जुज समझी जाती थी। मेरी नजरें इन कश्तियों से बहुत आगे, बहुत दूर एक टापू पर जमी हुई थी। मेरे ख्याल में वो कोई छोटा सा जजीरा था जिस पर दरख्त भी नजर आ रहे थे। इस जजीरे के बारे में मुझे रस्तोगी ने बताया था कि वहां कोई आबादी नहीं थी और बस्ती के लोग उस तरफ जाते भी नहीं थे। सूरज झील के उस पार पहाड़ों पर झुकने लगा। हमें बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं रहा। अरे ये धनु कहाँ गायब हो गई है? मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। सैर सपाटा कर रही होगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? शोभा ने जवाब दिया। मैं फिर झील की तरफ देखने लगा। माहीगिरों की कश्तियां भी वापस आ रही थी। सूरज पहाड़ी चोटियों के पीछे छुप गया था। कुछ देर तक उफक पर सुरही तैरती रही और फिर ये सुरही शाम के धुंधलके में ढलने लगी। मैं बार बार धनु के बारे में सोच रहा था। ये कोई इतनी बड़ी बस्ती तो नहीं थी कि जिसकी सैर में कई घंटे लग जाए। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आते जा रहे थे। शोभा और मार्था के चेहरों पर भी अब परेशानी के तासरात उभरने लगे थे। हम तीनों वहां से उठकर बस्ती में आ गए और मुख्तलिफ गलियों में घूमते हुए हम वहां के मरकजी चौक में पहुंच गए। वहां बहुत सारे लोग जमा थे। मैं धनु को तलाश करता रहा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। मरकजी चौराहे पर चारों तरफ मशलें जल रही थी और चौक के एन वस्त में बने हुए चबूतरे पर एक संदूक रखा हुआ था जो याक की खाल से ढका हुआ था और लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो रहे थे। वो देखो, कोंगा खड़ी है। शोभा ने मेरा बाजू पकड़कर एक तरफ मतवजा किया। धनु उसी के साथ गई थी, उसे मालूम करो। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो चौंक गया। ये वही औरत थी जिसने दोपहर को मुझे शेवाग के हक में मुकाबले के लिए दस्तबरदार होने को कहा था। मैं तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और करीब पहुंचकर बोला और कोंगा को जोर से पकड़ लिया। धनु कहाँ है? मैंने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए किसी का क्रख्त लहजे में पूछा। मुझे देखकर तो कोंगा बदहवास सी होगी। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। कौन धनु? वो उलझी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। मेरी दोस्त जिसे तुम दोपहर को अपने साथ ले गई थी। मैंने कहा। वो तो चली गई थी बस्ती के बाहर, उस तरफ। उसे एक तरफ इशारा किया। मैंने उसे कुछ और पूछना चाहता था लेकिन एक आदमी तेजी से उसका बाजू पकड़कर उसे वहां से खींचता हुआ ले गया। मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। इससे पहले कि मैं धनु की तलाश में किसी और तरफ जाता, एक शोर समझा और इधर उधर फैले हुए लोग भी चबूतरों के गिर्द जमा होने लगे। शेवाग ढके हुए संदूक के करीब, चबूतरे के करीब खड़ा था। एक बूढ़ा आदमी भी चबूतरे पर चढ़कर संदूक की दूसरी तरफ खड़ा हो गया और 2 मिनट के बाद ही काशी भी पाला और 2 मुहावजों के साथ वहां पहुंच गई। करीब खड़ा हुआ एक आदमी मुझे पकड़कर अपने साथ चबूतरे पर ले गया। उस बूढ़े आदमी ने इंतहाई ऊंची आवाज में लोगों को मुखातब करते हुए कुछ कहा और संदूक पर पड़ी खाल उठा दी। मुझे तो सीने में अपना सांस ही रुकता हुआ महसूस होने लगा। वो संदूक नहीं, एक पिंजरा था। उसके चारों तरफ और ऊपर एक बारीक सी जाली लगी हुई थी और ऊपर वाले हिस्से पर एक इतना बड़ा सुराख था कि एक हाथ अंदर डाला जा सकता था। उस सुराख पर लकड़ी का ढकना लगा हुआ था। पिंजरे को दर्जन भर नाग फुंकार रहे थे और उसमें नीले रंग का एक कोबरा भी था। उसका चमकता हुआ नीला रंग आंखों को बहुत ही भला लग रहा था लेकिन उसके अंदर वो जहर भरा हुआ था जिसके डस लेने से आदमी को दूसरा सांस लेने का मौका नहीं मिलता था। कोई भी सांप लंबाई में 2.5-3 फुट से कम नहीं था। वो बल खाते हुए एक दूसरे से लिपट रहे थे। नीले कोबरे की लंबाई भी 2.5-3 फुट के करीब ही थी और मोटाई 2 इंच के करीब थी। वो उन सब में से नुमाया नजर आ रहा था। उनमें से हर एक नाग इस कदर जहरीला था कि अगर हाथी को भी वो डस लेता तो हाथी भी वहीं ढेर हो जाता। करीब खड़े हुए बूढ़े ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि नीला कोबरा इनका शहंशाह है। उसका जहर आन की आन में शिकार को राख का ढेर बना देता है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ और फिर उसने हाथ पिंजरे में डालकर नीले कोबरे को बाहर निकाल लिया। उसे 2 मिनट अपने हाथों में रखेगा और फिर पिंजरे में वापस डाल देगा। उसके बाद तुम्हें पिंजरे में हाथ डालकर नीले कोबरे को बाहर निकालना होगा। लेकिन अगर तुम चाहो तो आखिरी लम्हे में भी मुकाबले से दस्तबरदार हो सकते हो और अपनी शिकस्त तस्लीम कर सकते हो। तुम्हें और शेवाग दोनों को ऐसा करना होगा। मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। मैंने काशी की तरफ देखते हुए कहा और उसके चेहरे पर सनसनी के तासरात वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। बूढ़े ने ऐलान किया कि पहले शेवाग पिंजरे में हाथ डालकर नीले कोबरे को पकड़ेगा और उसके बाद अजनबी की बारी आएगी। शेवाग आगे गया। उसे ढकना ऊपर उठाकर हाथ अंदर डाल दिया। पिंजरे के अंदर कुल बुलाते हुए कोबरे उसके बाजू से लिपटने लगे।
उसे नीले कोबरे को पकड़ना चाहा तो वो मछली की तरह फिसलकर उसके हाथ से निकल गया, लेकिन बिलाहिर उसे नीले कोबरे को पकड़ ही लिया और नीले रंग के कोबरे की गर्दन से पकड़कर उसे पिंजरे से बाहर ही निकाल दिया। इसे अपने बाजू पर छोड़ दिया। जैसे ही उसने नीले कोबरे को अपनी बाजू पर छोड़ दिया, कोबरा दो शाह जुबान लहराता हुआ उसके बाजू के साथ लिपटकर ऊपर कंधे की तरफ जाने लगा और वो गर्दन के ऊपर से होता हुआ दूसरे कंधे पर आ गया। हमारे चारों तरफ 20 लोग खड़े थे, मगर खामोशी ऐसी थी जैसे वहां जिंदगी का कोई सिरे से वजूद ही ना रहा हो। लोगों के चेहरे पर वहशत और सनसनी के मिले जुले तासरात नुमाया थे। शायद ऐसे ही किसी मौके के लिए सांप सूंघ जाना का मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। 2 मिनट गुजर गए। बूढ़ी के कहने पर शिवाग ने नाक को दोबारा पिंजरे में डाल दिया और दोनों हाथ ऊपर उठाकर फातिहाना अंदाज में चारों तरफ देखने लगा। अब नीले कोबरे को पकड़ने की तुम्हारी बारी है जनाबी, बूढ़े ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। वैसे अगर तुम चाहो तो शिवाग के पैर छूकर अब भी मुकाबले से दस्तबरदार हो सकते हो। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और फिर पिंजरे के पास आ गया। सुराख का ढकना उठाकर काशी की तरफ देखा और पिंजरे में हाथ डाल दिया। कहीं सांप मेरे बाजू से लिपट गए। 1-2 सांप ऐसे भी थे जिन्होंने मुझे डसने में देर नहीं लगाई थी। बाजू पर 2-3 जगहों पर मुझे सुई की चुभन का एहसास भी हुआ था। मैंने नीले कोबरे को पकड़ने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो फंकारता हुआ फन फैलाकर मेरे सामने आधे कद से खड़ा हो गया और उसके जिस्म का बाकी हिस्सा कुंडली की तरह बल खाए हुए था। मैं आहिस्ता आहिस्ता हाथ को उसके सामने हिलाने लगा, उससे हमला कर दिया। हाथ की पुछ पर सुई सी चुभन हुई और मैंने नीले कोबरे को गर्दन से पकड़कर पिंजरे से बाहर निकाल लिया। इस वक्त भी हर तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। हर चेहरे पर सनसनी के तासुरात नुमाया थे। मैंने नीले कोबरे को गर्दन में डालकर दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। एकदम शोर सा उठा। शिवाग और सारे के सारे लोग हैरान परेशान रह गए। लोग तो खुशी से नारे लगाने लगे। मैंने काशी की तरफ देखा, वो आंखें बंद किए खड़ी थी। शोर सुनकर उसकी आंखें खोल दी और फिर उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलती चली गई। नीला कोबरा हार की तरह मेरे गले में लिपटा हुआ था। उसकी दोशाह जुबान बार बार लटक रही थी। मैंने उसे गर्दन से उतारा और फिर अपने से अलग कर दिया और उसे गुच्छा सा बनाकर हवा में ऊपर उछाल दिया, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही मैंने उसे दोबारा पकड़ लिया। नीला कोबरा 5-6 मिनट तक मेरी बाहों, गर्दन, सीने और पुष्प पर रेंगता रहा और फिर मैंने उसे पकड़कर दोबारा पिंजरे में डाल दिया। और जब मुड़कर देखा तो शिवाग अपनी जगह पर मौजूद नहीं था। वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। काशी ने आगे बढ़कर मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम कर मेरी पेशानी को बोसा दिया और लोगों को मुखातिब करते हुए तेज लहजे में कुछ कहने लगी। लोगों ने नारे लगाकर उसकी बातों का जवाब दिया और शिवाग शिवाग कहते हुए इधर उधर फैल गए। वो शिवाग को तलाश कर रहे थे। काशी मुझे हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने झोंपड़े में ले आई। मार्था और शोभा भी हमारे साथ थी। काशी के मुहाफिज बाहर ही रुक गए थे, ताहम पाला अंदर आ गई थी। मेरे बाजू पर जहां जहां सांपू ने डसा था वहां ऊन के नन्हे ने कतरे चमकने लगे। काशी ने मेरी तरफ देखा, मेरा एक बाजू दोनों हाथ में पकड़ा और फिर होंठ उस जगह लगा दिया जहां खून का एक कतरा चमक रहा था। मैंने काशी को पीछे हटाना चाहा, मगर उसने मेरे तमाम जख्मों से खून चूस लिया और इस तरह लहराने लगी जैसे शराब की कई बोतलें चढ़ा गई हो। उसकी आंखों में भी एकदम सुरही भर गई थी और फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। वो बदमस्त शराबी की तरह लहरा रही थी। मैं उसे सहारा देकर घसीटता हुआ हाफगा में ले आया और उसे बिस्तर पर लटा दिया। मेरे खून में इन जहरीले सांपों का जहर शामिल हो चुका था जिसे काशी ने चूस लिया था और उस पर जहर का नशा तारी हो रहा था। काशी की इस कैफियत का मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो जहर खोरानी की आदी थी और नागों के जहर ने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था। शोभा को भी मैंने कुछ भी नहीं बताया था कि मेरे अंदर इतना जहर भर दिया गया है कि दुनिया को कोई भी जहर मुझ पर असर नहीं कर सकता। और मार्था तो ये सब कुछ देखकर हैरत के समुद्र में ही गर्क हुए जा रही थी। उसे अपनी किताब के लिए बहुत ही सनसनीखेज मवाद मिल गया था। ये सब कैसे हुआ? शोभा ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। सांप का जहर तुम पर असरअंदाज क्यों नहीं होता? ये लंबी कहानी है, मैं बाद में कभी बताऊंगा, मैंने जवाब दिया। इस वक्त तो मैं धन्नो के लिए बहुत ही परेशान हूँ। उससे तलाश करना बहुत जरूरी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। काशी की झोंपड़ी से बाहर निकलते हुए मैंने उसे बता दिया था कि धन्नो दोपहर से गायब है और हम उसे तलाश करने जा रहे हैं। हम पूरी बस्ती में घूमते रहे। हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हो गए और बस्ती के एक एक घर को झांक लिया गया। हर वो जगह छान डालेगी जहां उसके मिलने की तवक्का हो सकी थी, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला था। और मेरे लिए मजीद परेशानी की बात यह थी कि मुकाबले के बाद से शिवाग भी गायब था। सुबह जब कोंगा ने मुझे मुकाबले से दस्तबरदार होने के लिए कहा था और ये मशवरा दिया था कि मैं धन्नो को शिवाग के हवाले करके इस बस्ती से चला जाऊं, तो उसी वक्त शिवाग के बारे में मेरा जहन में शुबहात के सांप कुलबुलाने लगे थे। दोपहर को धन्नो के गायब हो जाने के बाद ये शुबहात कवी तर होते जा रहे थे और अब शिवाग को भी गायब पाकर मेरे शुबहात तो यकीन में बदलते जा रहे थे कि धन्नो की गुमशुदगी में शिवाग ही का हाथ हो सकता है। कई लोग, जिनमें कबीले की औरतें भी शामिल थी, आधी रात तक धन्नो को तलाश करते रहे।
और जब हम मायूस होकर अपने झोंपड़े में आ गए तो कुछ लोग उस वक्त भी हमारे साथ थे। वो लोग हमसे इजहार हमदर्दी कर रहे थे और बाज तो ढके छुपे लफ्जों में और बाज वाशिगाफ अल्फाज में शेवाग को ही धनु की गुमशुदगी का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। शेवाग की तलाश में तो कुछ लोग बस्ती से तकरीबन 1.5 मील दूर शेवाग की जमीनों पर वाक़या उसके झोंपड़े की तलाशी भी ले आए थे, लेकिन वहां ना शेवाग था ना ही धन्नो। आधी रात बीत चुकी थी, सब लोग जा चुके थे। मैं, शोभा और मार्था झोंपड़े में अकेले रह गए थे। बस्ती में हर तरफ सन्नाटा था, किसी तरफ से कोई आवाज ही सुनाई नहीं दे रही थी। धन्नो की इस पुरस्कार गुमशुदगी पर मार्था तो परेशान थी ही, शोभा की हालत भी बहुत ही गैर हो रही थी। उनका बहुत ही तवील अरसे से साथ रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को सगी बहनों की तरह चाहती थी। शोभा के बारे में उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो किसी भी लम्हे फूट फूट कर रो पड़ेगी। अचानक वो आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मुझे यूं लगा जैसे कोई हमारे झोंपड़े की पिछली तरफ दबे कदमों चलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने होंठ पर उंगली रखकर मार्था और शोभा को खामोश रहने का इशारा किया और अपनी जगह से उठकर मोहतात अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन दरवाजा खोलने में मुझसे थोड़ी सी बेहतियाती हो गई। मेरा पैर फर्श पर रखी हुई बिछी हुई खाल में उलझ गया। संभलने की कोशिश में मेरा हाथ दरवाजे से टकरा गया और दरवाजे से टकराने की आवाज दूर दूर तक फैली थी और इस वक्त झोंपड़े की पिछली तरफ किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और तेजी से झोंपड़े की पिछली तरफ पहुंच गया। एक हियोला दौड़ता हुआ बाएं तरफ तकरीबन 30 गज आगे एक और झोंपड़े के ऊपर से घूमकर निगाहों से ओझल हो गया। मैंने उसके पीछे दौड़ लगा दी। मैं कदमों की आवाज के पीछे दौड़ रहा था। एक मौके पर वो हियोला मेरी नजरों में आ गया, लेकिन एक गली में घुसकर वो भी नजरों से ओझल हो गया। मैंने दौड़ते हुए कदमों की आवाज पर उसका ताकुब जारी रखा। वो इंसानी हियोला बस्ती की गलियों से निकलकर झील की तरफ आ गया था। झील का ये हिस्सा हमारे झोंपड़े से तकरीबन निस मील के फासले पर वाक़या था। मैं समझ गया था कि मेरे ताकुब की वजह से उसे बस्ती में कहीं छुपने का मौका नहीं मिला था और इस तरफ आकर शायद वो झाड़ी में कहीं गायब हो जाना चाहता था। वो मुझसे तकरीबन 30-40 गज के फासले पर आगे आगे भाग रहा था। वो चीते की रफ्तार से दौड़ रहा था। मैंने भी अपनी पूरी रफ्तार तेज कर दी। मुझे अंदेशा था कि अगर वो कदादम झाड़ियों में छुप गया तो मैं उसे तलाश नहीं कर सकूंगा। मेरी सारी कुव्वत टांगों में सिमट आई थी। हमारा दरमियानी फासला बदतरीज कम हो रहा था। वो हियोला झाड़ू का रुख करने की बजाय झील के किनारे किनारे साथ दौड़ता रहा और फिर उसे एक जगह पर रुकते देखकर मैं चौंक गया। इस जगह झील के किनारे बिल्कुल साथ एक कश्ती नजर आ रही थी जो पानी की लहरों के साथ साथ हल्के हल्के हलकोरे ले रही थी। इस कश्ती की रस्सी शायद किनारे की झाड़ियों से बंधी हुई थी और वो हियोला झुककर रस्सी खोल रहा था। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। वो हियोला जैसे ही रस्सी खोलकर कश्ती को पानी की तरफ धकेल रहा था, हमारे दरमियान 10-12 फुट का फासला रह गया था। मैंने पूरी कुव्वत से अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ उस हियोले के ऊपर जा गिरा। वो चीख मेरे लिए बड़ी ही हैरतअंगेज साबित हुई और जब पानी में गिरते ही मैंने इस हियोले को दबोचा तो उसने भी अपने आप को मेरे हवाले कर दिया और इस बात की तस्दीक हो गई। जिसका मैं ताजुब कर रहा था वो कोई मर्द नहीं, कोई औरत थी। मुझे हैरत हुई कि एक कोई औरत इस कदर तेज रफ्तारी से दौड़ सकती है, लेकिन मुझे ज्यादा देर तक हैरान होने का मौका नहीं मिल सका। उस औरत का भरपूर घोंसा मेरी कनपटी पर लगा। मेरा दिमाग झंझना उठा। मेरी आंखों के सामने तो सितारे से नाचने लगे। हम इस वक्त झील के किनारे के बिल्कुल साथ साथ थे। पानी मेरी पंडलियों तक घोंसा खाकर मैं लड़खड़ा गया। उसे मुझे संभलने का मौका नहीं दिया। मुझे जोरदार धक्का देकर पुश के बल पानी में गिरा दिया और कश्ती की तरफ लपकी। मैंने संभलने में देर नहीं लगाई। वो भी कश्ती से 2-3 फुट दूर थी कि मैंने उस पर छलांग लगा दी और हम दोनों पानी में एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। मुझे इतराफ करना पड़ा कि वो औरत होने के बावजूद किसी मर्द की तरह ताकतवर और फुर्तीली थी और हम लड़ते हुए पानी से निकलकर किनारे की झाड़ियों पर आ गए। कबीले की लंबी तड़ंगी औरतों को देखकर अंदाजा तो होता ही था कि वो बड़ी ही जफाकश किस्म की है और ये पहली औरत थी जिससे मुझे इस तरह वास्ता पड़ा था। ऐसी मर्दमार औरतें मैंने बहुत ही कम देखी थी। इस मर्तबा तो मुझे सर के ऊपर से उठाकर उसे झाड़ियों पर पटक दिया था। मैं अभी तक उसकी शक्ल नहीं देख सका था, लेकिन उसकी बहादुरी की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। वो अगरचे तवील मुकाबले की सकत रखती थी, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो जमकर मुकाबला करने की बजाय राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रही थी। उसने एक बार फिर मुझे पानी पर छलांग लगा दी, लेकिन मैंने उसे कश्ती के करीब पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। इस मर्तबा मैंने उसे अपने इस तरह गिरफ्त में ले लिया था कि उसका चेहरा मेरे सामने आ गया। तारीकी के बावजूद मैंने उसे पहचान लिया था और मेरे दिमाग में सनसनाहट आने लगी। वो कोंगा थी। ओ, तो इस साजिश में तुम भी शरीक हो? मैंने कोंगा के दोनों हाथ पुष्प पर मोड़कर गिरफ्त में ले लिए। बताओ धनु कहाँ है? अगर तुमने जवाब दे दिया और सच सच मुझे बता दिया कि धनु कहाँ है तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हारी और इस शवा के कब्जे में है, लेकिन कहाँ है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि सुबह होते ही ये बस्ती छोड़ दो, वरना मैंने उसे बात मुकम्मल करने का मौका ही नहीं दिया
और उसे कंधे पर दबाव डालकर पानी में गोता दे दिया। जब वो सीधी हुई तो बुरी तरह चीखने लगी। मैं उसके साथ किसी किस्म की नरमी इख्तियार करने के हक में नहीं था। अगर उसे मौका मिलता तो अब तक वो मुझे मौत के घाट उतार चुकी होती। और फिर यही वो औरत थी जिसकी वजह से धन्नो किसी मुसीबत में मुब्तला थी। कोंगा ही धन्नो को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई थी और मैं उसका लिहाज करने को तैयार नहीं था। नहीं बताऊंगी, उसे चीखते हुए कहा। मैंने उसे एक और गोता दिया। इस मर्तबा जरा ज्यादा देर तक दिया तो वो मचलने लगी, तो मैंने उसका सर पानी से बाहर निकाल लिया। 5वां गोता खाने के बाद ही वो ज़बान खोलने पर आमादा हो गई। वो उसे अपने साथ जजीरे पर ले गया है। उसने अपने सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, इस जजीरे पर कोई आबादी नहीं है, उस तरफ कोई नहीं जाता। लोग समझते हैं कि वहां बदरूह ने डेरे जमा रखे हैं। कई बरसों से वह जजीरा वीरान है। शिवाग उसे वहीं ले गया है। उसके साथ और कौन कौन है? मैंने पूछा। हिंग के सिवा और तो मैंने किसी को उसके साथ जाते हुए नहीं देखा, कोंगा ने जवाब दिया। अभी तुम भी वहीं जाने वाली थी? मैंने पूछा। हाँ, कोंगा ने जवाब दिया था कि तुम्हारी निगरानी की जाए। उसे तुम्हारी निगरानी की जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी थी। मैं इसी वक्त जजीरे पर जाने के लिए अपने झोंपड़े से निकली थी। तुम्हारे झोंपड़े की तरफ से गुजरते हुए अचानक ही यह ख्याल मुझे आया कि क्यों ना तुम लोगों की कुछ बातें भी सुन ली जाए, और यही मुझसे गलती होगी। ना मैं उस तरफ जाती, ना तुम्हें मेरा पीछा करने का मौका मिलता। लेकिन एक बात तुम ज़हन नशीन कर लो कि तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। एक बहुत बड़ी शक्ति उसकी पुष्ट पर है, वो तुम्हें तबाह कर देगा। मेरा मशवरा यही है कि तुम अपनी इस औरत को भूल जाओ और अपनी खाल बजाकर यहाँ से भाग जाओ। बातों के दौरान मैंने उसके हाथ भी छोड़ दिए थे, क्योंकि अब मुझे उससे किसी शरारत की तवक्का नहीं थी। लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। उसने मौका पाकर अचानक ही खड़ी हथेली का वार मेरे जोरदार कंधे पर किया। मैं कराहता हुआ लड़खड़ाकर पुश के बल पानी में जा गिरा। ये जरब किसी वजनी हथौड़े की तरह लगी थी। मेरा तो दिमाग झंझना उठा और मेरी नाक से खून भी बह निकला। कोंगा ने कश्ती की तरफ छलांग लगा दी, जो इस तरफ हल्की हल्की लहरों पर बहती हुई। वहां से मैं 10-12 फुट आगे जा चुकी थी। पानी में एक छलांग लगाने के बाद वो मछली की तरह तेजी से तैरने लगी। मैंने भी समझ कर उसके पीछे छलांग लगा दी और बड़ी तेजी से तैरता हुआ आगे बढ़ने लगा। इस जगह पानी मेरे सीने के बराबर था और तैरने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।